Hello everyone, hope all of you are doing well. I am Nikhil Maheshwari again with you and I welcome you all in today's segment for the company law amendments for 2020 exams. We will take the certain very important amendments. Most of these things we have already taken in the regular batch. जो last batch हमारा हुआ उसमें हम already ले चुके हैं लॉकडाउन से पहले. Major things related to related party etc. But still, if anything which has not been taken or which has come after this, we will take. So सबसे पहले तो कुछ एक ऐसे आपने देखे हैं मॉड्यूल्स में काफ़ी पेजेस बढ़ गए. नीड नॉट टू वरी, बिल्कुल भी ना डरे उससे, कुछ भी ऐसा खास नहीं बढ़ा है. देयर आर 2 मेजर अमेंडमेंट्स and 5-7 small amendments. 2 major amendments we will start with. Firstly with the differential voting right and then related party transaction, except that every amendment is a very small amendment, need not to worry about that. So let's start with the amendment without wasting the time. Let's go to differential voting right amendment first. So see the screen. आप स्क्रीन पे अगर नोट्स देख पा रहे हो, सिंपली छोटी सी क्या अमेंडमेंट की है, बहुत ही छोटी सी अमेंडमेंट है. आपने जब नॉर्मल क्लासेस में हमने डिफरेंशियल वोटिंग राइट के बारे में पढ़ा, that time we studied that if a company wants to give the differential voting rights, they can give, वो दे सकते हैं ऐसा, but there was a limit on the upper side how much DR we can give. differential voting rights हम कितना दे सकते हैं, अभी देखो इसको थोड़ा करते हैं. डिफरेंशियल वोटिंग राइट शेयर जो पहले था हमारा वो था 26% ऑफ 26% ऑफ पोस्ट इशू कैपिटल राइट. बट नाउ व्हाट इज द चेंज? अब क्या बदलाव क्या कर दिया इन्होंने? नया जो चेंज किया उन्होंने इस चीज में 2 बदलाव किए, जस्ट छोटे छोटे 2 चेंजेस कर दिए. क्या चेंज करे हैं वो मैं दिखाता हूँ आपको. जैसा स्क्रीन पे नोट्स तो देख पा रहे हो, मैं लिख के बताता हूँ. पुराना क्या था, मैं ओल्ड और न्यू दोनों बताता हूँ आपको. ओल्ड में था अ कंपनी कैन इशू 26% ऑफ पोस्ट इशूड शेयर कैपिटल एज अ डिफरेंशियल वोटिंग राइट. न्यू में क्या आ गया? न्यू में 2 चीजें बदल दी. न्यू में बोला एक तो वोटिंग राइट्स वाले डिफरेंशियल वोटिंग राइट की शेयर्स कितने दे सकते हो आप? 74. और पोस्ट इशूड शेयर कैपिटल की बजाय इसको क्या ले लेना आपको? वोटिंग. इस पे थोड़ा ध्यान देंगे इन अमेंडमेंट्स पे क्योंकि इंपॉर्टेंट भी है. और यही 2 मेजर अमेंडमेंट्स है, रिलेटेड पार्टी एंड डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स एंड 1 DRR एज वेल. कुछ छोटे छोटे ये इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स है, बाकी तो बस वेरी स्मॉल अमेंडमेंट्स. चलिए देखें. सो क्या अमेंडमेंट आई? इन्होंने बोला कि सर डिफरेंशियल वोटिंग राइट से कंपनी इशू कर सकती है 26% ऑफ पोस्ट इशू राइट. बदल के इन्होंने क्या कर दिया? इन्होंने कहा कि 26% पोस्ट इशू राइट से बदल के टोटल कर दिया. इन्होंने 74% तक डिफरेंशियल वोटिंग राइट जा सकते हैं, बट दैट शुड बी ऑफ वोटिंग राइट्स. वोटिंग राइट के क्यों किया सर इन्होंने ऐसा? इन्होंने ऐसा इसलिए किया बिकॉज बहुत ज्यादा लूप होल था पहले, बहुत ही बड़ा एक लूप होल था जो गवर्नमेंट को एक डिसीजन लेना था इसके बारे में. और गवर्नमेंट ने कुछ सालों से इसके ऊपर डिसीजन चल रहा था, बट गवर्नमेंट ने फाइनली एक बहुत ही वेलकमिंग डिसीजन लिया. मैं खुद बताता हूं तरीका क्या था. सपोज एक काम करते हैं, एक कंपनी की टोटल शेयर कैपिटल है 100 रुपीज की, जिसमें 100 शेयर और रुपये, तो आप समझ सकते हो कि कितने रुपए की कैपिटल हुई? 100 रुपीज की. अब हम पहले ओल्ड को देखते हैं. ओल्ड में इन्होंने क्या किया? दे इश्यूड टोटल 26 of the differential voting rights and 74 to the normal voting rights. टोटल आपकी शेयर कैपिटल 100. इज दैट सो? तो 26 डिफरेंशियल वोटिंग राइट के शेयर इशू किए और विद दैट व्हाट दे डिड, इनको दिया 1 शेयर एंड 1 एंड टू देम दे गिव, इनको दे दिए इन्होंने 50 वोट. उन्होंने 50 वोट्स दे दिए. ये मैं पुराना बता रहा हूं लूप होल क्या था. नाउ सी हाउ मेनी टोटल वोट्स विल बी देयर. टोटल वोट ये लगभग आपके 26 शेयर्स है और एक शेयर होल्डर को मिल रहा है आपको टोटल 26 शेयर और पर शेयर होल्डर को 50 वोट्स इज इक्वल्स टू 1300. टोटल 1300 हो गए और प्लस 74 शेयर और 1 पर्सन 1 शेयर. 74 मल्टीप्लाई बाय 1 वोट 74 शेयर. टोटल हो गए कितने वोट्स कंपनी में? 1374. राइट. नाउ सी कितना गड़बड़ किया इन्होंने एक सेकंड में. छोटी सी एक अमेंडमेंट जो जरूरत थी काफी सालों से. देखो टोटल वोट्स आर 1374. कोई प्रोविजन नहीं तोड़ा इन्होंने कंपनी लॉ का. इन्होंने कंपनी लॉ ने इनको बोला कि आप टोटल शेयर कैपिटल के खाली 26% ही पोस्ट इशू शेयर, 26%
आप एज अ वोटिंग राइट्स दे सकते हो। इन्होंने कहा बिल्कुल हमने 26 ही दिए हैं, इससे ऊपर नहीं दिया, बट उन 26 को इन्होंने क्या दे दिए, 50 वोट्स, या इससे ज्यादा होता है तो ये इसको भी मैनिपुलेट कर सकते हैं और ये सारे के सारे डायरेक्टर ले लेते हैं। सर उससे क्या होगा, देखो उससे क्या होगा, टोटल वोट्स है 1374, जिससे डिफरेंशियल वोटिंग डायरेक्टर लोगों के हाथ में कितना रह गया, इसका डायरेक्टर लोगों के हाथ में इसका परसेंटेज अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो लगभग ये 94.60% आता है, इसका 94.60, और ये आता है 5.40 ऑन राउंड अबाउट, एक आधा पैसा ऊपर नीचे ये रहता है। इवन हैविंग मेजॉरिटी शेयर कैपिटल स्टिल देयर वोटिंग राइट्स आर लेस, even having less amount of share capital but still they are having voting, that is control of 94%। समझ आया ये वाली चीज, एक बार मैं फिर से बता देता हूं आपको, सुनो। टोटल 100 पुराना, टोटल 100, उसमें से 74 नॉर्मल और 26 डिफरेंशियल वोटिंग राइट। इन्होंने कोई प्रोविजन अभी तक नहीं तोड़ा, 1 शेयर 1 वोट नॉर्मल को और 50 वोट 1 शेयर इन्होंने डिफरेंशियल को दिया, अभी तक कोई प्रोविजन नहीं तोड़ा। ये होने की वजह से टोटल वोट्स हो गए 74 नॉर्मल वालों के पास, 1 पर्सन 1 शेयर 1 वोट, तो टोटल वोट हुए 1 शेयर 1 वोट से 74। 26 शेयर, 1 रुपी का एक शेयर था इधर, 26 शेयर जो इनके डिफरेंशियल वोटिंग थे इनको इन्होंने दिया 1 शेयर 50 वोट्स, उसकी वजह से हो गए इनके पास 1300 टोटल वोट। 1374 टोटल कंपनी की वोटिंग है, जिसमें से 1300 शेयर की वोटिंग डिफरेंशियल वोटिंग राइट वालों के पास में पड़ी है। अगर टोटल शेयर होल्डिंग का परसेंटेज निकालूं मैं, 94.60% ऑलमोस्ट नियर अबाउट इज विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट। क्या इन्होंने कर दिया एक सेकंड में, इस मैनिपुलेशन को रोकने के लिए एक छोटी सी अमेंडमेंट आई, उन्होंने बोला कि सर 26% ऑफ वोटिंग राइट्स दे सकते हो आप, ऐसे नहीं दे सकते हो, शेयर कैपिटल के हिसाब से आपको नहीं देना है। क्या नया किया इन्होंने, मैं वो बताता हूं आपको। सिंपली इन्होंने बोला कि सर एवरीथिंग इज ओके, व्हाट यू हैव टू डू नाउ इज, आप सिंपली आपकी जो वोटिंग राइट्स है उसका 26% को कैलकुलेट करो, और उस 26 को भी इन्होंने बना के क्या कर दिया, अभी 24% कर 74% कर दिया टोटल। देखो स्क्रीन पे आप देखें, सपोज करते हैं, ये एग्जांपल्स जो दे रहा था मैं, नोट डाउन करते रहिएगा। ओके सी, 100 की टोटल शेयर कैपिटल और 100 की टोटल वोट। नाउ सवाल उठता है कितना दे सकते हैं ये, अब ये दे सकते हैं 74 वोटिंग राइट्स, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स एंड 26 नॉर्मल भी दे सकते हैं। सर इससे भी तो नॉर्मल वालों के पास कम रहता है, कोई इश्यूज नहीं है इसमें, आप ज्यादा खरीद सकते हो आप चाहो तो, बट एटलीस्ट मैनिपुलेशन नहीं किया आपने, मैनिपुलेशन तो नहीं किया ना आपने। और या फिर इनको अगर आप अभी भी ज्यादा दो, 74% तक दे सकते हो, बट कंपनी कभी भी डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वालों को इतने ज्यादा शेयर्स देती नहीं है, कम बिकते हैं ये शेयर्स। देखो डिफरेंस यहां देखें, मैक्सिमम लिमिट, द शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट शैल नॉट एक्सीड, शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट शैल नॉट एक्सीड हाउ मच, 26% ऑफ टोटल इशूड शेयर कैपिटल। ये है पुराने प्रोविजंस, ओल्ड प्रोविजंस। नया में क्या आया, अच्छा पुराने में एक द कंपनी हैविंग कंसिडर्ड ट्रैक रिकॉर्ड, वो हमने क्लास में किया है, एक ही अमेंडमेंट, एक नहीं है ये, और भी बहुत सारे इसमें प्रोविजंस है। मैक्सिमम लिमिट जो अमेंडमेंट आई है वो रेड में लिखी हुई है आपको मैंने, द वोटिंग पावर इन रिस्पेक्ट ऑफ द शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स ऑफ द कंपनी शैल नॉट एक्सीड 74% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर इंक्लूडिंग द वोटिंग पावर इन रिस्पेक्ट ऑफ द शेयर विद द इशूड एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो इसको इनडायरेक्टली ये बोला जा रहा है कि पोस्ट इशूड वोटिंग राइट, पोस्ट इशूड वोटिंग राइट के बारे में बात हो रही है। सिंपली आप वर्ड लिखना चाहो तो यहां लिख सकते हो पोस्ट इशूड वोटिंग राइट। कितना, 74% ऑफ पोस्ट इशूड वोटिंग। तो समझ आ गया क्या वर्ड हुआ, एक चेंज, एक तो 26 को 74 कर दिया और पोस्ट इशूड शेयर कैपिटल की जगह वोटिंग कर दिया। देखो रिक्वायरमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट जो दूसरे अमेंडमेंट आई है कि सर द कंपनी हैविंग कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट फॉर द पीरियड ऑफ लास्ट 3 ईयर। सर अभी थोड़ा कंपनियों का ना हालात खराब चल रहा है, दे माइट नॉट बी हैविंग गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स टू शेयर, क्योंकि आपको पता है कि कुछ समय से एक ग्लोबल रिसेशन चल रहा है जिसकी वजह से शायद कंपनीज के पास बहुत अच्छा प्रॉफिट्स ना हो, तो इस वजह से इन्होंने ये पॉइंट अभी हटा है टेम्परेरी कि 3 सालों वाला जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट वाला पॉइंट है उसको इन्होंने हटा दिया है। ठीक है, और भी कुछ पॉइंट्स है बट आपके कोर्स के लिए रेलेवेंट पॉइंट्स में यही वाले हैं, इसके अलावा कोई भी नहीं है। नेक्स्ट अमेंडमेंट पे चलते हैं इसी के साथ हम।
एंड नेक्स्ट अमेंडमेंट लेंगे रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन के। नोट्स को चाहो देखिए, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन के ये प्रोविजंस हमने जिन बच्चों ने भी लास्ट बैच अटेंड किया है उस बैच के अंदर मैं ये ऑलरेडी फेस टू फेस में भी बताया था, बट आप लोग जिनके पास नहीं है या ओल्ड बुक्स है या पुराने नोट्स हैं, आप क्या कर सकते हो, अपने नोट्स को भी अमेंड कर सकते हो, और वैसे ये जो नोट्स है स्क्रीन पे इनको भी आप शेयर कर सकते हो हमसे। रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन सेक्शन 188, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एग्जाम। यू मस्ट हैव टू स्टडी दिस। 2-5 बार इसको जरूर पढ़े, इससे हर साल इससे क्वेश्चन जरूर आता है। तो देखो क्या प्रोविजंस आप देखेंगे, अगर अमेंडमेंट आपको खुद को हंसी आएगी कि सर ये अमेंडमेंट कर क्यों रहे इतनी छोटी छोटी और इतने इंपॉर्टेंट सेक्शंस है। देखो क्या अमेंडमेंट किए इन्होंने, ये सब हमने क्लास में पढ़ा था। देखो, एक्सेप्ट विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द कंपनी बाय द रेजोल्यूशन अ कंपनी शैल नॉट एंटर इनटू द ट्रांजेक्शन। ठीक है, एक शेयर होल्डर के रेजोल्यूशन के बिना कंपनी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन में एंटर नहीं कर सकती थी। आई होप यू रिमेंबर दिस थिंग, नहीं तो अपनी बुक निकालो, उसमें देखो जल्दी से क्विकली। एज अ कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट बिटवीन क्लॉज ए टू सबसेक्शन 148, ये हमने पढ़ा था। कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट में इनको रेजोल्यूशन चाहिए था, आपको याद हो, सेल, परचेज, सप्लाई ऑफ एनी मटेरियल एक्सेट्रा, जो हमने क्लास में पढ़ा था, अगर आपको याद हो। सेल, परचेज, सप्लाई ऑफ एनी गुड्स और मटेरियल डायरेक्टली और थ्रू अपॉइंटमेंट ऑफ एनी एजेंट अकाउंटिंग टू 10% और मोर ऑफ द टर्नओवर ऑफ द कंपनी और ₹100 करोड़ विच एवर इज लोअर। ये ना समझाने के टाइम पे भी बहुत टाइम लगा था उस टाइम आपको, क्योंकि थोड़ा सा एक कंफ्यूजिंग टॉपिक है यहां पर। क्या कह रहे हैं, कोई भी कंपनी रिलेटेड एक्सेप्ट विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द कंपनी बाय द रेजोल्यूशन अ कंपनी शैल एंटर इनटू अ ट्रांजेक्शन। देखो सिंपली ध्यान से समझो, फिर से समझो, कॉन्सेंट्रेट करो इधर, बहुत थोड़ा सा एक सीरियस टाइप की एक अमेंडमेंट है ये कह रहा है टॉपिक 188, कोई भी कंपनी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के प्रोविजंस को मानते हुए अगर कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो पहले पुराना प्रोविजन क्या था, कि पुराना प्रोविजन ये था कि किसी भी कंपनी को अगर रिलेटेड पार्टी के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा है तो उनको एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, फुल स्टॉप। कौन कौन से मैटर पे रेजोल्यूशन पास करना पड़ता था, कि अगर कंपनी सेल, परचेज या सप्लाई ऑफ गुड्स या मटेरियल, सेल कर रही है, परचेज कर रही है या सप्लाई कर रही है गुड्स मटेरियल, चाहे वो डायरेक्टली करे या किसी एजेंट के थ्रू करे, वो किसके इक्वल है। अगर उन्होंने एक कंपनी जो है 10,000 करोड़ की है और वो 100 रुपए के मटेरियल सप्लाई कर रही है किसी जानने वाले को, ये रिलेटेड पार्टी नहीं है। एक कंपनी का टर्नओवर ही 10,000 है और वो 8,000 रुपए का सप्लाई कर रही है, ये रिलेटेड हो जाएगा ये वाला। कैसे, परसेंटेज की वजह से। ध्यान से नीचे देखो, सेकंड लाइन के अंदर आप देख पा रहे हो अगर स्क्रीन पे, ये कह रहा है कि अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट अमाउंटिंग टू कितना, 10% और मोर ऑफ देयर टर्नओवर। कंपनी का टर्नओवर अगर टोटल है 10,000, 10% टर्नओवर हुआ 1,000, कंपनी सप्लाई करना चाहती है 3,000 का, क्या रिलेटेड पार्टी में आएगा? बिल्कुल आएगा सर। ये सपोज करते हैं कंपनी है एक XY लिमिटेड कंपनी, डायरेक्टर मिस्टर एक्स को, जिसका टर्नओवर है टोटल कंपनी का, एक एग्जांपल ले रहे हैं 10,000, कम है थोड़ा, और ये इस कंपनी को चाहते हैं 4,000 का मटेरियल, क्या रिलेटेड पार्टी में आएगा? इसके लिए रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। और ये तो अब है, और पहले क्या था, 10% ऑफ द टर्नओवर ऑफ द कंपनी और ₹100 करोड़ विच एवर इज लोअर। तो इसमें तो लोअर कौन सा आता, तो ये यूजलेस थी ये लाइन, क्योंकि हमेशा में ही लोअर कौन सा आ रहा था, कहीं ना कहीं से तो वो फंस रहे थे। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, सिंपली क्या किया, ये ₹100 करोड़ आपकी बुक में से गवर्नमेंट ने कट कर दिया। इसको हटाओ, इसका कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि एनीवे 100 करोड़ वाली ट्रांजेक्शन तो फॉर श्योर हमेशा ही फिर किस में आ जाएगी, रिलेटेड पार्टी में आएगी ही आएगी, चाहे आप रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा फिर। तो सिंपल से अमेंडमेंट क्या आई है कि सर यहां से ये वर्ड आपको अपनी बुक में से हटा देना है। जस्ट अब क्या है कि कोई भी कंपनी अगर रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन में एंटर करना चाहती है और सेल, परचेज एक्सेट्राज वाले काम करना चाहती है, तो उनको एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, प्रोवाइडेड अगर वो कितने परसेंट से ज्यादा की ट्रांजेक्शन है, 10% ऑफ देयर टर्नओवर कंपनी। बस इतना सा याद रखना है, इजी हो गया ये थोड़ा सा आपके लिए सेक्शन, कि रिलेटेड ट्रांजेक्शन का प्रोविजन कब आता है सर, 10% ऑफ टर्नओवर से अगर ज्यादा की ट्रांजेक्शन है तो आपको पास करना पड़ेगा। सेम नीचे वाले में यही बोला है, सेलिंग और अदरवाइज डिस्पोजिंग ऑफ और बाइंग प्रॉपर्टी और एनी काइंड ऑफ एक्सेट्रा बाय द एजेंट एक्सेट्रा
ऑफ नेटवर्थ ऑफ द कंपनी अमाउंटिंग टू 10% ऑफ द नेटवर्थ ऑफ द कंपनी। बस ये बोला, यहां से भी ₹100 करोड़ को हटा दिया गया, यहां पर भी 10% ऑफ नेटवर्थ बोला। लीजिंग एनी प्रॉपर्टी अमाउंटिंग टू 10% और मोर ऑफ टर्नओवर ऑफ द कंपनी, बस इसमें भी सेम आ गया आपका ये। अवेलिंग रेंडरिंग ऑन सर्विसेज डायरेक्टली और थ्रू अपॉइंटिंग इन एजेंट सर्विस, बस वो ऊपर गुड्स था और नीचे यहाँ पर क्या है, सर्विसेज है। इसमें भी कितना आएगा, 10% और मोर ऑफ द टर्नओवर ऑफ द कंपनी, बस दैट्स इट। वहाँ 50 करोड़ था पहले, वो 50 करोड़ अभी हट चुका है, पहले सर्विसेज में 50 करोड़ था। ठीक है, इसमें इतना ही पढ़ना आपको। ये ज़्यादा जो मेजर इंपॉर्टेंट पोर्शन इसका है ये मैं आपको करवा चुका हूँ। इसमें कोई सवाल है तो आप पूछो कि क्या कट करना है सर। देख सकते हो आप कि कितना इजीली हमने ये चीज़ समझ लिया। ओके, ये लेक्चर्स उन्हीं बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट या उन्हीं बच्चों को समझ आएगी जिन्होंने रेगुलर क्लासेस के अंदर ये सेम चीज़ें मुझसे पढ़ी हुई है। ओके, थैंक यू। अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट अमेंडमेंट, एक छोटी सी अमेंडमेंट लेते हैं। चलिए देखो, सेक्शन 26 के अंदर एक छोटी सी अमेंडमेंट आई है। सेक्शन 26 के अंदर क्या अमेंडमेंट आई है, बहुत ही छोटी सी, एक वेरी स्मॉल अमेंडमेंट। क्या अमेंडमेंट दी इन्होंने बोला कि सर जो वर्ड पहले रजिस्ट्रेशन, अगर आपको याद हो क्या करते थे हम लोग पहले, सबसे पहले हम प्रोस्पेक्टस होता था हमारा, उसको हम रजिस्टर करवाते थे किसके पास, आरओसी के पास, याद करो रेगुलर क्लास। और उसके बाद में हम इसको पब्लिश कर सकते थे, किसको, पब्लिक को, यही था। अभी क्या चेंजेस कर दिए, वो प्रॉब्लम्स क्या आती थी, आरओसी को आप देते थे, आरओसी यूज्ड टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम, बहुत समय लगाता था कि रजिस्टर नहीं करेंगे, ये गलतियां वो गलती। अब क्या डेट आई है, अब वर्ड बोल दिया है कि सर रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या है, रजिस्ट्रेशन का मतलब है कि आरओसी इसके ऊपर अपनी स्टैंप लगाएगी तो जाके माना जाएगा। तो आप समझ सकते हो कि कहीं ना कहीं एक अथॉरिटेटिव राइट आ जाता था उनके पास, जिसका हो सकता है कई बार मिसयूज भी हो। तो इस वजह से यहाँ पे चेंज करके क्या कर दिया कि सर यहाँ पे वर्ड आ गया, इसको हटा के, बस इतनी सी अमेंडमेंट है। अपनी बुक को अमेंड कर सकते हो, फाइलिंग वर्ड आ गया, बस दैट्स इट, ओनली छोटी सी। तो पुराना क्या कहता है, नो प्रोस्पेक्टस शैल बी इशूड और बाय और ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी इन रिलेशन टू एनी इंटेंडेड कंपनी अनलेस ऑन और बिफोर द पब्लिकेशन देयर हैज बीन एनी डिलीवर्ड टू द रजिस्ट्रार फॉर रजिस्ट्रेशन। ये तो पुराना था कि कभी भी आप पब्लिक को अनलेस एंड ओनली इट इज पब्लिकेशन देयर हैज बीन डिलीवर्ड टू रजिस्ट्रार, ये पहले था। अ कॉपी देयर ऑफ साइंड बाय द एवरी पर्सन नेम, जो एक्सपर्ट के नाम एक्सेट्रा थे उनसे साइन करवाना था। ये में पुराना लिखा होगा भी सारा, रजिस्ट्रार फॉर द रजिस्ट्रेशन एंड स्टेटमेंट टू दैट इफेक्ट टू बी इंक्लूडेड इन द प्रोस्पेक्टस। हर जगह रजिस्ट्रेशन का नाम लिखा था, उस रजिस्ट्रेशन वर्ड को हटा के इन्होंने रजिस्ट्रार के साथ सिंपली क्या वर्ड कर दिया, इसकी जगह इन्होंने कर दिया है फाइलिंग, दैट्स इट। आप देख सकते हो रेड में ऊपर और नीचे डिफरेंस। नो प्रोस्पेक्टस शैल बी इशूड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी और इंटेंडेड कंपनी इन रिलेशन टू इंटेंडेड कंपनी unless on or before the date of publication there has been delivered to the registrar for filing। वर्ड क्या कर दिया है कि सर आप पब्लिश करो, फाइल कर दो रजिस्ट्रार के पास, जस्ट रजिस्ट्रार को सबमिट करो, फाइल करो और पब्लिश कर सकते हो आप, अ कॉपी देयर ऑफ एक्सेट्रा। बट कोई भी इसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। द प्रोस्पेक्टस इशूड अंडर सबसेक्शन 1 शैल नॉट इंक्लूड अ स्टेटमेंट परपोर्टिंग टू बी मेड बाय एक्सपर्ट अनलेस द एक्सपर्ट है। ये वही सेम चीज़ है कि अगर एक्सपर्ट ने अपना ओपिनियन दिया है तो वो एक्सपर्ट का सिग्नेचर उस पर होना चाहिए, उसकी बिना परमिशन के आप ये चीज़ नहीं करोगे। और ये जो मेन चीज़ है देखो ध्यान से, रिटन कंसेंट ऑफ इशूड ऑफ द प्रोस्पेक्टस उससे लेनी है, एंड हैज़ नॉट बीन विड्रॉन सच कंसेंट बिफोर द डिलीवरी ऑफ कॉपी ऑफ प्रोस्पेक्टस टू द रजिस्ट्रार फॉर फाइलिंग एंड स्टेटमेंट। उसने एक तो उससे अपने रिटर्न में ली है कंसेंट और उसने उस कंसेंट को रजिस्ट्रार के पास फाइलिंग से पहले तक विड्रॉ नहीं किया। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि एक्सपर्ट कब तक अपनी कंसेंट को विड्रॉ कर सकता है, एंड आंसर इज हियर। एक्सपर्ट कब तक कर सकता है, देखो इधर, नॉट विड्रॉन सच कंसेंट बिफोर द डिलीवरी ऑफ कॉपी ऑफ प्रोस्पेक्टस। तो ये एग्जाम के लिए लिख लेना, एक्सपर्ट कैन विड्रॉ द स्टेटमेंट मेड बाय हिम इन द प्रोस्पेक्टस बिफोर द डिलीवरी टू द रजिस्ट्रार। छोटी सी अमेंडमेंट इसकी वजह से नीचे भी आ गई कि द स्टेटमेंट कॉपी हैज बीन डिलीवर्ड फॉर फाइलिंग टू द रजिस्ट्रार एज रिक्वायर्ड इन सबसेक्शन 4 स्पेसिफाई द डॉक्यूमेंट। ये वहीं पर सारी की सारी आई है, ठीक है। तो क्या वर्ड आया, द रजिस्ट्रार शैल नॉट रजिस्टर ए प्रोस्पेक्टस अनलेस द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस सेक्शन विद रिस्पेक्ट टू इट्स रजिस्ट्रेशन आर कंप्लाइड विद एंड द प्रोस्पेक्टस अकम्पनीड बाय द कंसेंट ऑफ राइटिंग ऑफ ऑल द परमिशन एडमिटेड। ये सारा हट गया, इसकी जगह ये सारा नया आ गया। क्लियर। तो बस क्या अमेंडमेंट क्या है छोटी सी, बस ये बोला
प्रोस्पेक्टस को जो पहले आप क्या करते थे, रजिस्टर, अब क्या करना है उसको रजिस्टर करने के बाद इसको क्या करते थे, पब्लिश। अब पब्लिश कब कर सकते हो आप, अब पब्लिश कर सकते हो जस्ट वर्ड फाइलिंग के बाद। पहला इसी के बेसिस पे एक्सपर्ट कब तक, पहले रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर होने के पहले पहले तक ले सकता था, अब कब तक ले सकता है, डिलीवरी से पहले। बस इतना सा है, छोटी सी अमेंडमेंट है, ठीक है। इसी से मिलती जुलती एक फर्दर अमेंडमेंट इसके साथ आ गई आगे कि सर पब्लिक ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज टू बी इन डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म, मतलब सेक्शन 29 में छोटी सी अमेंडमेंट है कि ये आज के लिए नहीं है, ये भविष्य के लिए एक अमेंडमेंट है, अभी के लिए नहीं है, गवर्नमेंट करेगी इसमें फर्दर अमेंडमेंट। सेक्शन 29 सबसेक्शन में कहता था नॉट वी स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, कहीं पर भी कुछ भी लिखा हो माना यह जाएगा दैट एवरी कंपनी मेकिंग पब्लिक ऑफर, हर एक कंपनी जो पब्लिक ऑफर कर रही है, किसको करवाना है, अमेंडेड प्रोविजन बता रहा हूं कि डीमेट किसको, किस कंपनी को डीमेटलाइज फॉर्म में शेयर्स रखने हैं। हर एक वो कंपनी जो पब्लिक ऑफर कर रही है, पब्लिक ऑफर कौन सी कंपनी कर सकती है, खाली ऑब्वियसली पब्लिक कंपनी कर सकती है। और सच अदर क्लास क्लासेस ऑफ, पहले पर लिखा था पब्लिक कंपनी, है मतलब सर क्यों हटाया, सर देखो एज मे बी प्रिस्क्राइब आ गया इसकी जगह, ठीक है। पहले क्या था ये प्रोविजन, पहले था ये दैट notwithstanding anything anywhere in the provision of the Companies Act, every company which is making public offer and such other class of public companies shall issue the securities only in decentralized form। हिंदी में हर एक वो कंपनी जो पब्लिक इश्यू लेके आ रही है, या हर एक वो पब्लिक कंपनी, पहले था हर एक वो कंपनी जो पब्लिक इश्यू लेके आ रही है, और हर एक वो पब्लिक कंपनी जो कि प्रिस्क्राइब्ड है, उन सबको अपने शेयर्स को डीमेटलाइज करवाना था। अब क्या कर दिया गवर्नमेंट ने, अब किया हर एक वो पब्लिक कंपनी जो पब्लिक इश्यू लेके आ रही है उसको वैसे ही रखा, और नया क्या ले आई कंपनी, गवर्नमेंट ने कहा कि पब्लिक वर्ड हटा दो, तो बोला सच अदर क्लास ऑफ कंपनीज विच मे बी प्रिस्क्राइब्ड इन फ्यूचर विल हैव टू मेक द शेयर्स इन डीमेटलाइज। क्यों हटाया गया, क्योंकि फ्यूचर में फॉर श्योर इनको यहां पर प्राइवेट कंपनी भी डालना है। सर उससे घाटा है हमारा, नहीं सर, ये कंपनी सेक्रेटरीज के लिए बहुत बड़ा स्कोप है, क्योंकि डीमेटलाइजेशन एक्सेट्रास के काम में आप लोग एक्सपर्ट हो, और जितने ज्यादा, क्योंकि इंडिया में लाखों प्राइवेट कंपनीज है, उन प्राइवेट कंपनीज के जो शेयर्स आएंगे वो शेयर से आपका काम बढ़ेगा, आपको ही करवाना है ये सारा काम, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी सीएस बनिए, आपकी बहुत जरूरत है। समझ आइए कि किस कंपनी को डीमेटलाइज करवाना है, छोटा सा में लिख लो यहां पर, किस कंपनी को डीमेटलाइज फॉर्म में करवाना है सर, एवरी कंपनी विच इज गोइंग फॉर पब्लिक इशू अलॉन्ग विद, और किसके साथ में, कौन, एवरी कंपनी जो पब्लिक इशू लेके आ रही है, और अदर प्रिस्क्राइब्ड कंपनी, कोई भी हो सकती है, इट कैन बी प्रिस्क्राइब, कैन बी प्राइवेट और पब्लिक और एनी अदर कंपनी, ठीक है। इसी के साथ जुड़ती हुई एक छोटी सी और अमेंडमेंट है, ये इसी के साथ मिलती जुलती अमेंडमेंट है, क्योंकि वहां रजिस्ट्रार वर्ड चेंज हुआ, सेक्शन 35 में आया एवरी मिसलीडिंग स्टेटमेंट, याद है आपको सिविल लाइबिलिटी और क्रिमिनल लाइबिलिटी वाला पॉइंट, एवरी मिसलीडिंग स्टेटमेंट परपोर्ट टू बी मेड बाय द एक्सपर्ट, अगर गलत स्टेटमेंट दे रहा है, कंटेन इन व्हाट परपोर्ट टू बी कॉपी फॉर एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम अ रिपोर्ट, वैल्यूएशन रिपोर्ट एक्सपर्ट्स, correct and fair interpretation of the correct copy or correct and fair etc 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 reasonable delivered did up to the time of the issue, believe that the person making the statement was competent to make it, उनको लगता है कि जिसने स्टेटमेंट की वो एक्सपर्ट कंपिटेंट था। एंड सिविल लाइबिलिटी कभी होती है जब इंटेंशन गलत नहीं थी, गलती से हुई आपकी ना, और किसी पर्सन को आपने हार्म किया, नॉट अ सोसाइटी एज लार्ज, that the said person has given the consent required under section 26 subsection 5, ऊपर अभी जो किया था एक्सपर्ट वाला, to issue of the prospectus and had not withdrawn that consent, अभी बता चुका हूं मैं पहले, before registration of prospectus, अब रजिस्ट्रेशन की जगह क्या आएगा वर्ड, बस फाइलिंग आ जाएगा, मैं ऊपर बता चुका हूं आपको, that एक्सपर्ट कब तक विड्रॉ कर सकता है, फाइलिंग से पहले पहले। वर्ड क्यों आया सर ये अमेंडमेंट, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले आपने ऊपर एक अमेंडमेंट पढ़ी कि वर्ड रजिस्ट्रेशन की जगह फाइलिंग आ गया, उसकी जगह आया कि फाइलिंग से पहले पहले विद द रजिस्ट्रार टू द डिफेंड द नॉलेज बिफोर द अलॉटमेंट, ठीक है। तो बस इतना सा मैं बता चुका था ये पहले ही आपको। फिर इसके बाद ये हम डिफरेंशियल वोटिंग राइट तो कर ही चुके हैं, एक छोटी सी अमेंडमेंट डीआरआर की, बड़ी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, ये लास्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, बाद में छोटी छोटी अमेंडमेंट्स है।
देखो डीआरआर के अमेंडमेंट के लिए मैं आपको एक टेबल बनवाना चाहता हूँ। आप एक टेबल बनाइए, अपने रजिस्टर्स में एक टेबल बनाने की करिए। आई वॉन्ट कि आप एक टेबल बनाएं। मैं एक टेबल बना रहा हूँ आपके लिए, आप उसको कॉपी कर लो तो ज़्यादा बेटर है आपके लिए, ईजी रहेगा आपको समझना। फिर नोट्स पढ़ते रहना, कोई ऐसा इशू नहीं है, नोट्स तो पढ़ेंगे। हम्म। चलो एक छोटी सी ना टेबल बना हुआ जो मैं बता रहा हूँ आपको। क्या टेबल बनानी है आपको? जो मैं नाम लिखता जा रहा हूँ आप लोगों को वो नाम सारे लिखने हैं एक टेबल में। लिखो। इजी रहेगा आपके लिए इस टेबल से समझना कि डीआरआर का एक बड़ा हवा बना हुआ है बच्चों में कि सर कैसे होगा, ये बड़ा मुश्किल लग रहा है, ये है वो है। सो मैं पहले टॉपिक का इंट्रोडक्शन देता हूँ, फिर एक टेबल बनाता हूँ आपके लिए कि क्या है क्या ये बेसिकली। टॉपिक है कि जो डीआरआर डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व जो पहले एक टाइम पे 50% तक भी चला गया था, 45 टू 50 गया था वैसे, बट हम 50 बोलते हैं उसको, 50 गया था कुछ सर्टन कंपनीज के लिए। एट प्रेजेंट जो है 15% 15% है कि हर एक कंपनी को डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में 15% डालना पड़ता है फॉर ऑल दोज डिबेंचर विच आर गोइंग टू बी मेच्योर ऑन द एंड ऑफ द ईयर। मतलब अगले साल जो 31 मार्च को जो आपको डिबेंचर मेच्योर हो रहे हैं उन डिबेंचर्स के लिए आपको एट प्रेजेंट स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में 15% डालना पड़ता है। याद है ये बात आपको? अब सवाल उठता है कि सर अमेंडमेंट क्या है? अमेंडमेंट दो चीजों में, ये डीआरआर समझ आ गया ना, रिजर्व डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। इसी से अपने अकाउंट्स में एक वर्ड पड़ा है डिबेंचर, जो इन्वेस्टमेंट सिंकिंग फंड से पड़ा, वैसे आपने सिंकिंग फंड रिजर्व होता था और सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट वाला अकाउंट होता था। तो एक तो होता था अपना रिजर्व, एक होता था डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट, जो रिजर्व की इन्वेस्टमेंट होती, जो पैसा कंपनी के पास एक्स्ट्रा वेस्टेज पड़ा है, आइडल मनी पड़ा है, तो कंपनी उसकी इन्वेस्टमेंट कर देती थी। गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कुछ रूल्स बना दिए। क्या रूल बनाए कि कुछ कंपनियों को गवर्नमेंट ने एग्जाम्प्ट कर दिया है कि सर आप देख सकते हो कि ग्लोबल रिसेशन के टाइम पे कंपनीज के पास इतना पैसा नहीं बचेगा कि वो एक स्मूथली बिजनेस कर सके, इसलिए कंपनीज लॉ ने, गवर्नमेंट ने इस चीज में अमेंडमेंट किया और गवर्नमेंट ने कहा है कि सर्टेन टाइप्स ऑफ कंपनीज को हम एग्जाम्प्ट करते हैं कि उनको डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं है। किनको नहीं बनाना है वो देखो। डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट, ये है डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व पर्टिकुलर। ये टेबल आप बना लो, काफी इजी हो जाएगा। ओके, कौन सी कंपनी को नहीं बनाना है? नंबर वन, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। मैं शायद शॉर्ट में लिखूं, आप लिख रहे हो तो पूरा भी लिख सकते हो। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन रजिस्टर्ड विद आरबीआई। आरबीआई के पास जो रजिस्टर्ड, आप साथ साथ में लिख लेना अपनी ये बात है, रजिस्टर्ड विद आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड अदर बैंकिंग कंपनीज। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एंड अदर, लिखे आप बैंकिंग कंपनीज रजिस्टर्ड विद आरबीआई। आरबीआई के पास जो रजिस्टर्ड है उनकी बात कर रहे हैं। तो सर इनको क्या करना है, इनके लिए क्या चेंज आया है? इनके लिए चेंज आया है कि इनको अब ना तो डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व के लिए कुछ देना है, ना ही डिबेंचर रिडम्पशन से इन्वेस्टमेंट करनी। मतलब सर, हाँ बिल्कुल जो आप समझ रहे हो वही, कि इनको कोई भी ना तो इन्वेस्टमेंट करनी है और ना ही इनको कोई, क्या हो रहा है भाई? हम्म, हाँ। सो इनको क्या करना है, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में पैसा नहीं लगाना है। ये टेबल आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको बिल्कुल अच्छे से लर्न करनी पड़ेगी। पहला पॉइंट समझ आया? सर इसमें समझना क्या था, नील कर दिया इनको, बस ये समझना था। हाँ बिल्कुल इनको नील कर दिया, ज़्यादा टेंशन मत लो, इजी है। सेकंड, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सेक्शन 2 सबसेक्शन 70 में हमने इंट्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ते हैं ये पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। कहाँ लिखे हुए इनके बारे में? इनके बारे में लिखा हुआ है सेक्शन 2 सबसेक्शन 70। इनका क्या परसेंटेज कर दिया सर? इनका भी नील और नील कर दिया। तो सर किसका किया कुछ बताओ ना। थर्ड, लिस्टेड एनबीएफसी एंड हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, लिस्टेड एनबीएफसी, फॉर एग्जांपल दो इसका, मुथूट फाइनेंस एंड
along with that हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन, घरों के लिए जो लोन देते हैं, एटीसी सेक्शन में आपने इसका नाम सुना है टैक्सेशन के अंदर, हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन के बारे में। ठीक है सर, क्या करना है इनको? इनको डीआरआर के लिए तो बोल दिया, कितना? डीआरआर तो ये, बट इनको इन्वेस्टमेंट 15% करनी पड़ेगी। सर गवर्नमेंट से आपने पैसा लिया है ना, तो कुछ तो आपको इन्वेस्टमेंट में रखना पड़ेगा, पब्लिक का पैसा है आपके पास, सो दैट पब्लिक हो ना, इसलिए फॉर दैट पर्पस ओनली। क्लियर? आई होप ये लर्न हो जाएगा, कुछ समझने वाला खास नहीं है। सर मतलब क्या है इसका? लिस्टेड एनबीएफसी लाइक मुथूट फाइनेंस है, उसको अपने जो डिवेंचर जितने भी उन्होंने इशू किए हुए हैं, जो अगले साल इनके मेच्योर होने वाले हैं, अगले साल माने अगर 2020-21 की बात करें तो 1 अप्रैल 2020 को आपको देखना है कि 31 मार्च 2021 को आपके कितने रुपए के डिवेंचर मेच्योर होने वाले हैं, उतने मेच्योरिटी वाले के 15% को इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी फॉर द ईयर एंडिंग, जितना भी करते हो उसका करना आपको। ठीक है, और हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन का। नेक्स्ट, और भी किसी का है क्या सर? बिल्कुल है। अदर लिस्टेड कंपनीज के बारे में बात करते हैं। ये तो हो गई लिस्टेड में एनबीएफसी और हाउसिंग फाइनेंस, और अदर्स के लिए, अदर लिस्टेड के लिए कोई प्रोविजन है क्या सर आपके पास? बिल्कुल है, अदर लिस्टेड के लिए। अदर लिस्टेड कंपनीज जिन्होंने पब्लिक इश्यू के थ्रू डिवेंचर सेल किए हैं। सर अभी बात किसकी कर रहे हैं? खाली और खाली डिवेंचर्स की। क्यों सर? सर अभी बात डीआरआर की हो रही है, तो हम खाली अभी बात ही किसकी करेंगे? खाली डिवेंचर की, शेयर्स की नहीं कर सकते। ठीक है, देखो अदर लिस्टेड कंपनी जिन्होंने पब्लिक इशू के थ्रू डिवेंचर सेल किए हैं, या दूसरा तरीका होता है प्राइवेट प्लेसमेंट्स के थ्रू भी सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो इनको कितना करना है सर? डालना, बिग रिलीफ टू दैम नील, पर सर इनको इन्वेस्टमेंट इनको भी 15% करना है। सेम मतलब लिस्टेड कंपनी कोई सी भी है, कोई भी लिस्टेड कंपनी है, उनको इन्वेस्टमेंट कितनी करनी है? 15%, और डीआरआर में उनको 1 रुपया भी नहीं डालना है। बिल्कुल सही समझे हैं आप। एक लिख सकते हो, मैंने ये तीनों को अलग अलग पॉइंट में लिखवाया वैसे आपको, बट आप देख सकते हो लिस्टेड एनबीएफसी, एचएफसी पब्लिक इशू के थ्रू या प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू, नॉर्मल कंपनी ने भी अगर दिया, डीआरआर में कुछ नहीं डालना, बट वेयर एज आपको इधर 15% करना है। सर पांचवी एक 2 कंपनियां बच गई ना आपकी। अनलिस्टेड एनबीएफसी बचा, एंड हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तो इनको कुछ करना है? बिल्कुल नहीं करना। एक तो आप अनलिस्टेड हो, यू डोंट हैव टू डू। छोटी मोटी कंपनियां हो गई, ये एनबीएफसी जो बेसिकली कैश फॉर गोल्ड टाइप बनी हुई होती है ना, हर जगह लिखा हुआ होता है वो। अदर अनलिस्टेड कंपनी, तो सर इसके अलावा अदर को क्या करना? अदर अनलिस्टेड कंपनीज को, इनको क्या बोला? इनका पुराना प्रोविजन था 15%, पुराना था, गवर्नमेंट ने इसको कर दिया कट। अब इसकी जगह गवर्नमेंट ने कर दिया इनको 10%, और बट इन्वेस्टमेंट को बोल दिया 15% इन्वेस्टमेंट रखो डिवेंचर रिडम्पशन। बस इतनी छोटी सी बात समझनी है आपको, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब इसके हम एक बार जल्दी से नोट्स देखते हैं। ये टेबल आई होप आपने बना ली है, अदरवाइज आप पॉज करके बना सकते हो इसे। इसके नोट्स देखते हैं आप जल्दी से। डीआरआर, बस ये एक लास्ट अमेंडमेंट थी, बड़ी अब तो छोटी छोटी अमेंडमेंट्स है, 5-7 मिनट में खत्म कर देंगे क्लास को पूरा। ठीक है, देखो अब ओरल वाली बच गई है ज़्यादा। क्या बोला कि द कंपनी, ये आप पढ़ लेना, वैसे ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं। मैं आपको ये सारी बातें जो मैंने बताई है वही सब कुछ लिखा हुआ है इधर, जो मैंने बोला आपके लिए भी कि सर क्या क्या है, ये आप पढ़ सकते हो यहाँ पर। ये सारा कोई भी डाउट आए तो आप मुझसे ले लेना। ये सब कुछ जो मैंने आपको टेबल बनवा दिया इसके लिए, वही सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए ये आप पढ़ लीजिएगा एक बार। अगले की तरफ चलते हैं हम। बस अब छोटी छोटी अमेंडमेंट्स है, क्विकली 5-10 मिनट में खत्म करते हैं अमेंडमेंट की क्लास आपकी। रजिस्टर ऑफ द सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर ऑन द कंपनी, ये आपको याद होगा बेनिफिशियल ओनर कौन होता था, याद है अगर आपको?
बेनिफिशियल ओनर होता था जिसके डीमेट अकाउंट में शेयर्स पड़े एक्सेट्राज वाला 25%। अगर एक पर्सन है ये तो था बेनिफिशियल ओनर। बेनिफिशियल ओनर कौन होता था? जिसके डीमेट में शेयर पड़े हैं इलेक्ट्रॉनिकली। अब सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर कौन है? जिसके पास 25% की होल्डिंग है। सिग्निफिकेंट मतलब इंपॉर्टेंट आदमी ना ये कंपनी का, जिसके पास सिग्निफिकेंट ओनरशिप पड़ी है वो एक इंपॉर्टेंट आदमी है कंपनी के लिए। समझो इस चीज को, छोटा सा समझिए क्या बोल रही है। 20% वाली होल्डिंग वाला आदमी है। अर्लियर क्या होता था कि अगर आपके किसी के भी पास, ये आपने टेक ओवर कोड में भी पढ़ा है, ये वैसे भी बता रहा हूं कि इफ एनी पर्सन हैज अ होल्डिंग ऑफ 25% और मोर ऑफ एनी कंपनी देन दैट पर्सन हैव टू इन्फॉर्म टू द कंपनी। पढ़ा था ना ये, जिन्होंने भी सेकंड ग्रुप का भी पढ़ा है उनको तो क्लियरली बताया था। वेरेज आपको मैं नॉर्मली भी बता चुका हूं ये चीज कि किसी भी आदमी के पास किसी कंपनी की अगर 25% या इससे ज्यादा की होल्डिंग है तो उस आदमी को, उस कंपनी को इन्फॉर्म करना है कि भाई मेरे पास आपकी 25% होल्डिंग है और मैं एक पोटेंशियल थ्रेट हूं आपके लिए, फ्यूचर में हो सकता है मैं आपकी कंपनी को टेक ओवर कर लूं। ये था पुराना प्रोविजन। तो शेयर होल्डर वॉज सपोज टू इन्फॉर्म अर्लियर, बट नाउ द अमेंडमेंट इज सेइंग शेयर होल्डर तो बताएगा ही बताएगा, वो तो पुराना प्रोविजन इन्होंने कंटिन्यू रखा, और नया प्रोविजन इन्होंने क्या डाल दिया कि कंपनी को भी कंफर्म करना पड़ेगा कि कौन बेनिफिशियल ओनर है आपका, उसका केवाईसी चेक करो, वो कौन पर्सन है, उसकी आइडेंटिटी को चेक करो। बस इतना सही है प्रोविजन है और कुछ भी नहीं है। हु इज योर सिग्निफिकेंट ओनर, बस उतनी सी बात बोलिए। जस्ट पढ़ के देखे जल्दी से। तो अमेंडमेंट क्या है, ओरली लिख सकते हो आप, रिटर्न में पहले तो शॉर्ट में लिख लो। अमेंडमेंट क्या है ये कि सिग्निफिकेंट ओनर के केस में अर्लियर पुराना प्रोविजन क्या था, शेयर होल्डर को इन्फॉर्म करना था। न्यू प्रोविजन क्या आया, शेयर होल्डर को तो करना ही करना है, साथ ही साथ कंपनी को भी ये चेक करना पड़ेगा। क्या चेक करना है? आइडेंटिटी। ठीक है, देखो ये सारा हो गया, ये ऐड हुआ नया। रेड में जो लिखा है ये सारा ऐड हुआ है आपका F4A सेक्शन। एवरी कंपनी शैल टेक नेसेसरी स्टेप्स टू आइडेंटिफाई एन इंडिविजुअल हु इज अ सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर। एक छोटी सी डेफिनेशन है, नथिंग बिग टू डू इन दिस, कुछ आने वाला ऐसा है नहीं इसमें से। तो कौन है आपका सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर, उसको आइडेंटिफाई कर लो, बस ये छोटी सी बात बोली है। इस बार कुछ खास अमेंडमेंट्स नहीं है आपके रिलेशन टू द कंपनी एंड रिक्वायर हिम टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन। द सेंट्रल गवर्नमेंट में मेक द रूल्स, और 9A में बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इस बारे में कभी भी भविष्य में या आजकल में रूल्स बना सकती है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट वैसे भी कुछ भी कर सकती है। इफ एनी पर्सन फेल्स टू, फिर एक चीज नई जो अमेंडमेंट में डाला, इफ एनी पर्सन फेल्स टू मेक द डिक्लेरेशन अंडर सब सेक्शन 1, मतलब किसी पर्सन ने डिक्लेरेशन नहीं दी, ही शुड बी पनिशेबल विद, यहां एक अमेंडमेंट आई, इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 1 ईयर, और ये फाइन वही रखा है। पहले पनिशमेंट कम थी, इसको पनिशमेंट को बढ़ाया विद अ फाइन विच में शैल बी 1 लाख बट इट कैन गो टू 10 लाख और बोथ। तो क्या आया कि सर कंपनी को इन्फॉर्म करना है, ये तो पुराना प्रोविजन है। अगर उसने कर दिया तो ठीक है, दैट इज गुड, बट अगर उसने नहीं किया, नॉट डन, तो नॉट डन में तो दिक्कत आएगी। दिक्कत क्या आएगी सर? दिक्कत ये आएगी कि उसको जेल हो सकती है। कितनी तक की सजा हो सकती है? इम्प्रिजनमेंट ऑफ 1 ईयर और 1 लाख रुपए से लेके फाइन। और अमेंडमेंट का कुछ नहीं है इस वाले में, तो अमेंडमेंट आई है यहाँ पे, ये अमेंडमेंट आपकी। ठीक है सर, दूसरा क्या है, अगर किसी कंपनी ने इसको फॉलो नहीं किया, जो ये बात अभी जो अमेंडमेंट आई कि कंपनी को भी चेक करना है, और रिक्वायर टू टेक नेसेसरी स्टेप अंडर सेक्शन 4A, इफ द कंपनी रिक्वायर टू मेंटेन रजिस्टर अंडर सब सेक्शन 2 एंड फाइल इंफॉर्मेशन अंडर सेक्शन 4, रिक्वायर टू टेक द नेसेसरी स्टेप अंडर सेक्शन 4A में जो भी ऐड आया, फेल्स टू डू सो और डिनाइज द इंसेप्शन ऑफ द देयरिन, कंपनी नहीं करती है, द कंपनी एंड एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु इज इन डिफॉल्ट शैल बी पनिशेबल विद फाइन व्हिच शैल नॉट बी लेस देन 10 लाख रुपए। ये नॉर्मल है, पहले था ये कि कंपनी अगर कोई भी डिफॉल्ट करती है, कंपनी का डिफॉल्ट का फाइन कितना है? 10 लाख रुपए। कि कंपनी को चेक करना है, नया प्रोविजन आया, कंपनी ने नहीं किया तो क्या होगा? 10 लाख रुपए का फाइन भर दो, बस छोटी सी चीज है। ठीक है, और जो 10 लाख रुपए से मैक्सिमम कितना जा सकता है, ये पहले भी था, 10 लाख रुपए से 50 लाख रुपए। अगर कंटिन्यू किया 50 लाख रुपए वेर इट इज कंटिन्यूइंग वन विद फर्दर फाइन विच में एक्सटेंड टू
₹1000 एवरी डे ड्यूरिंग विच यू कंटिन्यू। बस ये चीज आपको लिखनी पड़ेगी, ठीक है। अगले अमेंडमेंट लेते हैं, छोटी सी अमेंडमेंट है CSR में। कोई अमेंडमेंट है ही नहीं, ये आई एश्योर यू एग्जाम में नहीं आएगी, फॉर श्योर नहीं आएगी। इसमें फर्दर अमेंडमेंट्स आनी है, ये PM केयर फंड की वजह से कुछ और अमेंडमेंट्स आनी है अभी, क्योंकि अभी श्योरिटी नहीं है कि PM केयर फंड इसमें आए ना आए। मतलब PM केयर फंड तो आएगा, बट जो राज्य सरकार जो अपने स्टेट गवर्नमेंट्स को जो फंड्स दिए वो क्यों नहीं ले रहे आप ATC के अंदर, वो थोड़ी CSR में काउंटिंग हो रही है, उसकी वजह से थोड़ा डिस्प्यूट आएगा अभी फ्यूचर में। इन द शेड्यूल ऑफ एक्टिविटीज अलाउड फॉर द CSR, एक पहले था ना 9 पॉइंट था अपना, कंट्रीब्यूशन और फंड्स प्रोवाइडेड टू टेक्नोलॉजी इंक्यूबेटर, जो शुरुआत करते थे आपकी बिजनेस के एंजल इन्वेस्टर लोकेटेड विद इन द एकेडमिक इंस्टीट्यूशन विच आर अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसको हटा दिया, इनको देना अलाउड नहीं है अभी, गवर्नमेंट ने खुद ने अपने इंस्टीट्यूट खोल लिए। और ये नीचे कुछ IIT और ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ आपके पहले, CSIR, DRDO, DAE, ICM, इनको दो आप, गवर्नमेंट कह रही है हमारे इंस्टीट्यूट्स को दो, तो आपका CSR में काउंटिंग आएगा, ठीक है। ये नॉट सो इम्पोर्टेंट, पढ़ने के लिए पढ़ रहे हैं बस। छोटी सी अमेंडमेंट आगे है, वो है NFRA की। NFRA की अमेंडमेंट, हाँ इस पे आप एक क्वेश्चन छोटा सा हो सकता है, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो सर इसमें अमेंडमेंट क्या आई, इसमें अमेंडमेंट क्या दी इन्होंने, देखो NFRA जो था एक काफ़ी सारी न्यूज़ में आया था। न्यूज़ में कब आया ये, न्यूज़ में आया था कि सर जो फाइनेंस प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन है इनका कंट्रोल NFRA पे ले लेगा, थोड़े टाइम पहले एक न्यूज़ में आया था ये, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने एक जो ये इंस्टीट्यूशन बनाया था NFRA, गवर्नमेंट ने कहा कि NFRA नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी विल हैव अंडर सेक्शन 132 इट विल बी फॉर्म, एंड एक अथॉरिटी बनेगी और इस अथॉरिटी के अंदर गवर्नमेंट चाहे तो कुछ टाइप के कंट्रोल्स दे सकती है। बट अमेंडमेंट क्या है सर, बाद में रियलाइज हुआ गवर्नमेंट को कि देयर माइट बी नीड ऑफ द फर्दर ब्रांचेज एज वेल। NFRA को ब्रांचेस खोलने की जरूरत पड़ सकती है पूरे इंडिया लेवल पे, ये एक अकेला NFRA चाहे हैंडल ना कर पाए। तो बस इन्होंने इतना बोला अमेंडमेंट में कि भाई अपना फंक्शन को स्मूथली परफॉर्म करने के लिए NFRA फर्दर ब्रांचेस भी खोल सकती है, फुल स्टॉप। दैट्स द अमेंडमेंट, फर्स्ट अमेंडमेंट ये है इसके अंदर। सर ये क्या इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ये हमें NFRA इंपॉर्टेंट लगता है, अच्छा ये, और ये चैप्टर भी पूरा इंपॉर्टेंट है, इसके नोट्स जरूर पढ़िएगा, अच्छे हैं वो नोट्स, ठीक है। तो बस इसमें अमेंडमेंट क्या आई, द NFRA अथॉरिटी शैल परफॉर्म इट्स फंक्शन थ्रू सच डिवीजन एज मे बी प्रिस्क्राइब, उसके साथ करेंगे। और अगर भविष्य में चाहिए NFRA को कि वो और भी ज़्यादा ब्रांचेस खोले तो खोल सकते हैं। सर ये सारा पढ़ना है, पढ़ो, अच्छी चीज़ है ये, और एक बार रिवीजन हो जाएगा। Notwithstanding anything contained in law for the timing enforced, the National Financial Reporting Authority shall make the recommendation to the central government on the formulation or laying down of accounting and auditing policies का काम करेंगे, monitor and enforce the compliances, oversee the quality of services of the professionals और CMA associated है उनके लिए बात कर रहे हैं, as may be prescribed। ये NFRA का काम था जो हमने रेगुलर क्लास में पढ़ा, ठीक है। तो अमेंडमेंट क्या दी इन्होंने, वो कि ब्रांचेस खोल सकते हैं अपनी फर्दर, इंडिया लेवल पे शायद एक ना हो। ईच डिवीजन, एक नई चीज और ऐड की इन्होंने, ये अमेंडमेंट ये इंसर्शन है, ईच डिवीजन ऑफ द NFRA शैल बी प्रिजाइडेड ओवर बाय वन चेयरमैन और ए फुल टाइम मेंबर ऑथराइज्ड बाय द चेयरमैन। तो आप चेयरमैन ही समझो कि इन केस ऑफ चेयरमैन इज नॉट अवेलेबल देन इन द एब्सेंस ऑफ चेयरमैन देयर कैन बी अ पर्सन हु इज ऑथराइज्ड बाय द चेयरमैन, ऐसा है वर्ड बेसिकली ये। सो क्या नई चीज एडिशन क्या हुई कि सर NFRA में एक हेड का नाम क्या होगा, चेयरमैन, और अगर वो अवेलेबल नहीं है तो उसके द्वारा बाय हिम एनी पर्सन इज ऑथराइज्ड। देयर शैल बी एन एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ द NFRA कंसिस्टिंग ऑफ चेयरपर्सन, फुल टाइम मेंबर ऑफ सच अथॉरिटी फॉर एफिशिएंट डिस्चार्ज ऑफ फंक्शन, एक बॉडी होगी वहां पे, ठीक है। ये थी एक अमेंडमेंट आपकी, बाकी सब पढ़ना है आपको। अच्छा, अब कोई पर्सन जो है वेयर द प्रोफेशनल हैव डन एनी मिसकंडक्ट, किसी प्रोफेशनल ने ऑडिट गलत कर दिया या कुछ मिसकंडक्ट कर दिया, तो NFRA हैज द पावर टू मेक द ऑर्डर, किस टाइप की कुछ पेनल्टी लगा सकते हैं, कितनी, ये पहला है, पुराना ये सारा, कितनी पेनल्टी लगाई जा सकती है, not less than 1 lakh which may extend to 5 times of the fees received in case of individual। तो कितना, मिनिमम 1 लाख से लेके अगर आपने फ्रॉड किया है 50 लाख का तो कहाँ जा सकता है, 5 टाइम्स ऑफ 50 लाख। और ये थोड़ा ज़्यादा फ्रॉड हो गया, ये आपने फ्रॉड्स तो ना करें वैसे कभी भी प्रोफेशनली, तो अगर आपने 50 लाख का फ्रॉड किया तो ये कितना चला जाएगा, 5 टाइम्स ऑफ 50 लाख 2.50 करोड़, ठीक है। सो नॉट लेस देन 1 lakh rupees which may extend to 5 times of the fees received in case of individual, not less than 5 lakh, अगर
अगर आप इंडिविजुअल हो तो ये, अगर आप कलेक्टिव इंडिविजुअल हो तो मिनिमम आपका 5 लाख रहेगा, विच में एक्सटेंड्स टू 10 टाइम्स ऑफ द फीस रिसीव। तो अगर आपने फीस ली है उनसे 50 लाख की, तो वो कितना चला जाएगा, 5 लाख। ये पेनल्टी लगा सकते हो, तो ऐसा काम ना ही करें। अच्छा, नई चीज़ क्या ही है, पहले तो मॉनेटरी पेनल्टी थी खाली, अब इन्होंने एक नई चीज़ का एक और इनके पास पावर आ गया, वो है बीइंग और इंटरनल। किस किस चीज़ से आपको डिबार किया जा सकता है, देखो आपको डिबार किया जा सकता है, आप कभी भी भविष्य में ऑडिटिंग नहीं करेंगे, इंटरनल ऑडिटर नहीं बन सकते, और एनी ऑडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट और इंटरनल ऑडिट ऑफ द फंक्शन ऑफ एक्टिविटीज ऑफ एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट, मतलब किसी भी तरीके की ऑडिट आप लाइफ में नहीं कर पाओगे। परफॉर्मिंग एनी एक्टिविटीज एज प्रिस्क्राइब अंडर सेक्शन 247 फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ्स और सच हायर पीरियड नॉट एक्सीडिंग 10 ईयर्स। तो कितने सालों के लिए आपको, नॉट लाइफ टाइम, कितने सालों के लिए आपको मना कर सकते हैं, ये 6 महीनों से लेकर सालों तक आपको ऑडिटिंग के लिए हटा सकते हैं ये, ठीक है। ये नई चीज ऐड हुई है। अगला रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन हम कर चुके हैं। ये हम क्लास में ना पहले पढ़ चुके हैं सारा। देखो ऑपरेशन को समझाया, व्हाट इज ऑपरेशन। देखो ऑपरेशन को बताया वेर इन द ओपिनियन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, अमेंडमेंट ऑपरेशन में जो बोल रहे हैं, बट हमने रेगुलर क्लास में किया ये, वेर इन द ओपिनियन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जिस्ट सर्कमस्टेंसेस सजेस्टिंग दैट, जिन्होंने लाइव ली है वो उनके लिए कह रहा हूँ। एनी पर्सन कंसर्न इन द कंडक्ट ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ एनी पर्सन, जस्ट ऑपरेशन क्या है, मिसमैनेजमेंट ऑपरेशन को समझाया, डेफिनेशन दी, कंसर्न इन द कंडक्ट ऑफ मैनेजमेंट अफेयर्स ऑफ द कंपनी और इट हैज बीन in connection with the guilty or fraud or misfeasance or precedence or negligence or default or carrying out his obligation function in under law। कोई भी ऐसा आदमी जिसने breach of trust किया, गलत काम किया, the business of a company is not or has not been conducted and managed by such person in accordance with the sound business principle, उसने business को sound business principle के according नहीं चलाया, company or has not been conducted and managed by such a person in a manner which is likely to cause or has serious injury, उन्होंने बिजनेस को इंजरी, इंडस्ट्री को, ट्रेड को या लोगों को किसी तरीके की इंजरी दी, बिजनेस ऑफ कंपनी और एक्सेट्रा मैनेज बाय सच पर्सन इंटेंट टू डिफ्रॉड इट्स क्रेडिटर्स, मेंबर्स क्रेडिटर एक्सेट्रा को किसी न किसी तरीके का फाइनेंशियल डिफ्रॉड, धोखा दिया आपने, देन क्या है, द सेंट्रल गवर्नमेंट में इनिशिएट केस अगेंस्ट, ये अमेंडमेंट आप समझ लो आपके लिए, कि अगर कोई आदमी ये मिल जाता है, ये फाइनल हो जाता है कि देयर इज अ पर्सन हु हैज डन फ्रॉड, वो ऑपरेशन की डेफिनेशन में आता है, तो उसके ऊपर जरूरी नहीं मेंबर ही उसके ऊपर केस करे, उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो दे कैन इनिशिएट अ केस एज पर्सन एंड रेफर द सेम टू द ट्रिब्यूनल। एनसीएलटी को रेफर कर सकते हैं इस कंपनी के इस ऑफिसर को, पर्सन को, विद रिक्वेस्ट टू दैट ट्रिब्यूनल में इंक्वायर इनटू सच केस एंड रिकॉर्ड अ डिसीजन कि ये पर्सन फिट एंड प्रॉपर है द पर्सन टू होल्ड द ऑफिस ऑफ डायरेक्टर और नॉट। क्या ये सर, ये डायरेक्टर कहाँ से बीच में, ऑपरेशन और मिसमैनेज, ऑपरेशन करता कौन है, डायरेक्टर ही करता है ना, क्योंकि मैनेजमेंट तो वही है। तो मैनेजमेंट ने सिंपली, आप चाहो तो छोटे में शॉर्ट में लिखना चाहो, इफ द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी और मैनेजमेंट और अ पर्सन, इंडिविजुअल पर्सन इन द मैनेजमेंट हैज डन एनी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी, in that case central government can refer this person or group of person to the tribunal, that is NCLT only, to look and also request the tribunal to see that if the person is fit and proper, inquire to see if the person is fit and proper to remain as a director or not। बस इतना सा बोला इसमें। इसमें 3 सेक्शन है जुड़े हुए एक साथ। अगला सेक्शन कहता है 242, ये सेक्शन है आपका 241, 242, 242, 243, ये 3 सेक्शन है। तो अगला सेक्शन क्या कहता है, देखो यहां पर सबसे पहले तो उस पर्सन ने, मतलब एक डायरेक्टर ने फ्रॉड करेगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या किसको रेफर करेगी, इसका नेम, एक इट कैन बी ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स ऑल्सो, नेम किसको रेफर कर देगी, ट्रिब्यूनल को। क्यों, इसके साथ ये बोलेगी कि भाई ये फिट है क्या डायरेक्टर बनने के लिए, क्योंकि इसने फ्रॉड किया, इसको क्या करो आप, फिट है कि नहीं है चेक करो। कौन से सेक्शन में, 242 में चेक करो। ये कहां पर रेफर किया जा रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको
240. Okay, section 4A. At the conclusion of the hearing of the case in respect of section 241, मतलब ऊपर जो रेफर किया गया, tribunal shall record the decision stating that in specifically as to whether or not the respondent is fit and proper person. ट्रिब्यूनल अपना डिसीजन देगी कि भाई डायरेक्टर सही है ये नहीं है, ये बताएगी ट्रिब्यूनल। 242 में ट्रिब्यूनल ये कहेगी या तो ये ओके है, ये नोट डाउन कर लेना, या ये ओके नहीं है। अगर ये ओके नहीं है तो ये सेक्शन आ गया 243। 243 में क्या सर? कुछ नहीं, और सजाएं मिलेगी सजा मिलेगी, आपने फ्रॉड किया है बिल्कुल। कहते हैं कंसिक्वेंसेज ऑफ टर्मिनेशन और मॉडिफिकेशन ऑफ सर्टेन अग्रीमेंट। 243 सेक्शन क्या कहता है? द पर्सन हु इज नॉट फिट एंड प्रॉपर पर्सन अंडर सेक्शन 242 सब सेक्शन 4A, जो भी ऊपर डिसीजन लिया, शैल नॉट, बहुत बड़ी बड़ी सजाएं ये, वैसे पुरानी है ये, शैल नॉट होल्ड द ऑफिस ऑफ डायरेक्टर एनी पर्सन ऑफिस इन कनेक्टेड विद एक्सेट्रा एक्सेट्रा। किसी भी तरीके से मैनेजमेंट में नहीं ज्वाइन करेगा वो, कितने सालों तक? फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ सच डिसीजन। सर 242 के डिसीजन से लेके अगले सालों तक आप डायरेक्टर या मैनेजमेंट में किसी भी तरीके का हिस्सा नहीं बन सकते हो। अगर ये फ्लो चार्ट ऊपर से कंटिन्यू रखो आप, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। प्रोवाइडेड दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट मे विद द लीव ऑफ ट्रिब्यूनल परमिट सच पर्सन टू होल्ड द ऑफिस बिफोर एक्सपायरी ऑफ 5 years। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कर सकती है, तो कुछ भी कर सकती है वो। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो कम कर सकती है 5 सालों को। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन अंडर द अदर प्रोविजंस एनी एक्ट एनी लॉ ऑफ टाइम फॉर। फिर ये बोला इस क्वेश्चन में, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि सर इसको, जैसे हम किसी भी इंप्लॉय को उसकी ड्यूरेशन से पहले अगर हटाएं, टाइम ड्यूरेशन से पहले हटाएं, डोंट यू थिंक वो नोटिस पीरियड का पैसा मांगेगा कि भाई मेरे को आप हटा रहे हो टाइम से पहले, तो आप मेरे को नोटिस पीरियड का पैसा दो, मेरे को नोटिस पीरियड का पैसा चाहिए। अब अगर नोटिस पीरियड का पैसा उसने कॉन्ट्रैक्ट किया हो तो नोटिस पीरियड का पैसा बहुत बड़ा भी कर सकता है जब उसको पता चलेगा कि वो हटने वाला है फ्रॉड करने से पहले। तो इसलिए गवर्नमेंट ने बोला कि अगर आप इस 242 के डिसीजन की वजह से हटते हो तो आपको कोई भी कॉम्पनसेशन मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए? कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगी। बस इतनी छोटी सी बात बोली। आई थिंक दैट इज करेक्ट ना, ये एक्सपेक्टेड भी है, ये होना भी चाहिए कि इस फ्रॉड की अब कंपनसेशन क्यों मिल रही है, फ्रॉड की वजह से हट रहे हो ना, बस ये बोला। एनी पर्सन नोइंगली एक्ट, और फिर बोला यहाँ क्या बोला? 5 साल बोला कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगी। फिर क्या बोला? सर 242 में आपको अनफिट बोला और 243 ने बोला कि आप हटिए, आपके ऊपर सजा है, आपको आप 5 साल तक नहीं बनेंगे। ये जानते हुए भी आप फिर भी एक किसी कंपनी में डायरेक्टर जानबूझ के बन गए हो या मैनेजमेंट को लुक आफ्टर कर रहे हो, तो आपको एक पनिशमेंट मिलेगी विद इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 6 months और विद अ फाइन विच में एक्सटेंड टू 5 lakh और विद बोथ। ये है पूरा फ्लो चार्ट आपके लिए तैयार है। आप जानते हुए भी बनते हो आपके ऊपर क्या होगा? 6 महीने की सजा या फिर 5 लाख का फाइन और या फिर बोथ हो सकता है। ठीक है, छोटी छोटी अमेंडमेंट, बहुत छोटी छोटी। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट अमेंडमेंट क्या आती है आपकी? नेक्स्ट अमेंडमेंट है, बहुत छोटी सी है आपकी, कि ये पूछा जा रहा है DIR 3 की छोटी सी अमेंडमेंट है। बेसिकली एक ज़्यादा ये चीज़ प्रैक्टिस में काम आती है हमारी कि 30 जून डेट थी इसकी, 30 जून की इसकी डेट को बढ़ा के 30 सितंबर कर दिया था। बस सही है ये ना, बस दैट्स इट। तो DIR 3 जो है, वे द डिन स्टेटस, अगर किसी भी पर्सन ने डिन लिया है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो कि अप्रूव्ड है, उसको DIR 3 KYC 30 जून से पहले पहले नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अगले साल के फाइनेंशियल ईयर के अगले में, मतलब जो फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है उस टाइम पे, जैसे 2021 का कब डालना रहेगा? 30 जून को 21 को डालना था, क्योंकि नहीं डालना, किसका डालना है? 30 सितंबर लास्ट डेट है। बस इतना छोटी सी बात है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में कोई अमेंडमेंट नहीं है, ये नोट्स वैसे ही डाले। बस मैं आपको शॉर्ट में पूरा पढ़ के पूरा वन शॉर्ट में बता देता हूँ। डेटा बैंक, आपको याद होगा ये प्रोविजन मैंने क्लास में करवाया था डेटा बैंक का, ये मैं पहले बता चुका हूँ डेटा बैंक का प्रोविजन क्लास में, कि किसी भी आदमी को अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना है तो वो इंस्टीट्यूट के साथ, जो डेटा बैंक का जो इंस्टीट्यूट रिकॉर्ड रखता है, उसमें आप अपना नाम लिखवा दीजिए। बस इसमें अमेंडमेंट क्या आई है? साथ में 2 चीज़ों में आई है। एक तो इसमें टाइम ड्यूरेशन डाल दिया गया है अमेंडमेंट के लिए,
एग्जाम होना शुरू हो गया। और मैं चाहता हूँ एग्जाम आप सब भी जब बन जाओ तो जरूर दीजिएगा, अच्छी चीज़ है। क्या बोला? Every individual who has been appointed as independent director in a company state of the commencement of the company's appointment act 2000 rule shall within a period of 5 months from such commencement or who intend to get appointed, पहले वाले सुन लो, कोई भी आदमी जो ऑलरेडी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है इन रूल्स के आने से पहले, वो 5 महीनों के अंदर अंदर क्या करेगा, आपको विद इन पीरियड ऑफ 5 मंथ्स और हु इंटेंड टू गेट अपॉइंटेड, इन रूल्स के आने के बाद में अगर किसी को डायरेक्टर अपॉइंट होना है आफ्टर सच अपॉइंटमेंट शैल, उसको क्या करना है, या तो जो पहले से बना हुआ है उसको 5 महीनों में, और जो नया बनना चाहता है वो शैल बिफोर सच अपॉइंटमेंट अप्लाई ऑनलाइन टू इंस्टीट्यूट फॉर इंक्लूजन ऑफ हिज नेम इन द डेटा बैंक। ये हम नॉर्मल क्लास में पढ़ चुके हैं कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को डेटा बैंक में अपना नाम डालना पड़ता है फॉर अ पीरियड ऑफ, अब हाँ इसमें अमेंडमेंट क्या दी इन्होंने, फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, 5 ईयर और लाइफ टाइम। ये बोलना है आपको कि मैं कब तक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रहूंगा, बस टाइम बताना है 1 ईयर, 5 ईयर और लाइफ टाइम। उससे क्या होगा, फीस कम हो जाएगी, 1 साल के लिए थोड़ी फीस कम है, 5 साल की थोड़ी और लाइफ टाइम के लिए थोड़ी है। एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम टेक स्टेप प्रोवाइडेड दैट इंडिविजुअल इंक्लूजन, ये हो गया। दूसरी चीज क्या बोली, एवरी इंडिविजुअल नेम हैज बीन इंक्लूडेड इन द डेटा बैंक शैल फाइल एन एप्लीकेशन फॉर रिन्यूअल फॉर अ फर्दर पीरियड ऑफ 1 ईयर और 5 ईयर लाइफ टाइम विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days from the expiry of the period up to 30 days from the date of expiry of the period up to which name of individual was applied in, मतलब जिस दिन आपका नाम एक्सपायर हो रहा है 30 दिनों के अंदर अंदर क्या करना है आपको, अगर रिन्यू करवाना चाहो तो रिन्यू करवाना चाहो, कोई जबरदस्ती नहीं है। फिर एवरी इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, भाई वो इंडिविजुअल है उसकी डिक्लेरेशन देनी है, जो हमें पहले से पता है 149 सबसेक्शन 7। एवरी इंडिविजुअल हुज नेम इज देयर इन द डेटा बैंक शैल पास ऑनलाइन, जो मैंने बताया ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी कुछ नहीं है, बहुत एक इजी सा एग्जाम है, आप क्लियर दैट एग्जाम। टेस्ट कंडक्टेड बाय इंस्टीट्यूट विद इन अ पीरियड ऑफ इंक्लूजन, जिस दिन आपका नाम ऐड होता है उसके 1 साल के अंदर अंदर एक ऑनलाइन का एग्जाम आपको देना है, ठीक है। अच्छा, बोला कि कुछ लोगों को ये एग्जाम्प्ट है, कौन सर, जो 10 साल से ऑलरेडी डायरेक्टर है उसको नहीं देना। व्हेन ही हैज सर्व्ड एज अ डायरेक्टर पीरियड ऑफ एटलीस्ट 10 ईयर, जो 10 साल से ऑलरेडी डायरेक्टर है उसको नहीं देना एज ऑन द डेट ऑफ इंक्लूजन इन द नेम ऑफ, जिस दिन आपका डेटा बैंक में नाम आ रहा है और आप 10 साल से या उससे ज़्यादा किसी कंपनी में डायरेक्टर या केएमपी की पोजीशन पे हो, वो कंपनी कौन सी होनी चाहिए, ऐसी छोटी मोटी कंपनी नहीं, उन्होंने बोला इफ यू डायरेक्टर और केएमपी इन एनी लिस्टेड पब्लिक कंपनी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसमें पेड अप शेयर कैपिटल कितनी हो, ₹10 करोड़ और मोर हो, या बॉडी कॉर्पोरेट लिस्टेड और रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज है, तो आपको नहीं देना। प्रोवाइडेड फॉर पर्पस ऑफ द कैलकुलेशन पीरियड ऑफ ईयर, आप ऐसा नहीं करना है कि आप एक कंपनी में एक टाइम पे आप 4 कंपनियों में डायरेक्टर थे, ठीक है, आप 2 सालों के लिए 5 कंपनीज में डायरेक्टर थे, तो डोंट मेक इट 10 कि सर मैं तो 10 में हो गया ना कंप्लीट, 10 2 सालों के लिए 5 कंपनी नहीं, अपनी ईयरली काउंट करना है। प्रोवाइडेड एनी, वैसे ये ऑब्वियस सी बात है, इसमें कुछ वो लंबी चौड़ी चीज नहीं है, टू द इन द फर्स्ट प्रोविजो एनी पीरियड ड्यूरिंग विच द इंडिविजुअल वाज एक्टिंग एज अ डायरेक्टर इन 2, कि अगर 2 कंपनियों में है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, काउंट वो 1 ही हो गया, आप 2 में हो चाहे 10 में हो, काउंट में कितना लेना है उसको, 1 ही लेना है। अच्छा, एक बार बार मैं वर्ड इंस्टीट्यूट यूज कर रहा हूँ, ये इंस्टीट्यूट अपना ICSI को नहीं बोल रहा हूँ मैं, इंस्टीट्यूट मीन्स इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट मानेसर, ये मानेसर में हमारा एक इंस्टीट्यूट है, उसके साथ रजिस्टर होगा। बट दैट्स इट, ये अमेंडमेंट्स आपकी पूरी हो गई है। ये सर नीचे क्या लिखा हुआ है ये सारा आपको कभी टाइम मिले तो पढ़ लेना, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम के लिए सारा पूरा हो गया। थैंक यू वेरी मच। कोई भी सवाल हो आप मुझे पूछ सकते हो इस बारे में, नोट्स आप व्हाट्सएप से ले सकते हो नीचे लिखे हुए नंबर से, एंड कोई और आपको हेल्प चाहिए, प्रॉब्लम्स हो, कॉल करो, व्हाट्सएप करो, या नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। थैंक यू वेरी मच।